हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 11.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और फिर इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए जान लेते हैं बिना समय को वेस्ट किए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में प्लेन्स। प्लेन क्या होता है? समतल होता है ये। तो समतल में क्या होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो इस समतल में मैंने ये क्या बना रखा है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष बना रखी है, ये क्या बना रखी है, एक्स अक्ष, और ये होती है जेड अक्ष। तो यहाँ पर तीन प्लेन होते हैं। तीन प्लेन कौन कौन से होते हैं? एक तो ये प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। तो 3 डायमेंशन में तीन ही प्लेन होते हैं। तो इस प्लेन का क्या नाम है? एक्स ओ वाई। इसके लिए क्या बोलते हैं? एक्स ओ वाई समतल। इस वाले प्लेन के लिए क्या बोला जाता है? एक्स ओ जेड समतल। एक्स ओ जेड समतल, ये हो गया। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? वाई ओ जेड समतल। इस वाले समतल को क्या कहेंगे हम? वाई ओ जेड समतल। ठीक है। तो इस तीन प्रकार के समतल होते हैं। तो अब हम जानते हैं क्या? अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है? ये तीन एक्सिस बना रखी हैं और ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर क्या बनाया मैंने? इस प्लेन पर ये मूल बिंदु होता है 0, 0। इस प्लेन पर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है n। क्या बिंदु स्थित है? n मान लो। तो ये n है और यहाँ से कोई एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया मैंने r। तो ये जो वाला पॉइंट है वो कितनी दूरी पर? प्लेन से d दूरी पर है। और यहाँ से फिर मैंने इसको जोड़ दिया, इस पॉइंट को। ठीक है। ये दोनों पॉइंट प्लेन पर ही हैं और इस प्लेन से एक नॉर्मल अभिलंब रूप में क्या है? एक समतल है। जैसे मैं कहूँ इस प्रकार से मैंने अगर पेन खड़ा कर दिया इस समतल पर, इसको मैंने प्लेन मान लिया, तो ये क्या है? ये प्लेन हो गया, ये प्लेन पर नॉर्मल है। ठीक है। तो इस नॉर्मल को क्या किया? ये नॉर्मल है ना, तो वो नॉर्मल इस प्लेन पर अभिलंबित है। तो इस प्लेन पर अभिलंबित है तो इस वाले पर भी अभिलंबित होगा। ठीक है। क्योंकि इसे क्या है? इसके पैरेलल ही जा रहा है। इस प्लेन से दोनों ऐसे गुजर रहे हैं इस प्रकार से। तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल ना दोनों। ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल जा रहा है ना, तो इसके लिए बोलते हैं बेटा पैरेलल। तो पैरेलल है तो इसके क्या होगा? पैरेलल हैं तो इसका मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है, ये इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, दोनों पैरेलल जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक। तो डायरेक्शन सेम होंगी दोनों की। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसका, इसकी डायरेक्शन और इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या दे रखा है? ये डिस्टेंस दे रखी है मुझे। तो इस वेक्टर को लिखता हूँ मैं ओ ए इक्वल टू कितना दे रखा है? डी। ये दिया हुआ है हमें पहले से ही। ठीक है। मूल बिंदु से इस वाले समतल की दूरी कितनी है? डी है। ये हमें दे रखा है, दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं इसका क्या करता हूँ? इसकी डायरेक्शन, इसका ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक का ये मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन से क्या करता हूँ? गुणा। इसमें की डायरेक्शन एन है तो मैंने यूनिट वेक्टर से लिखता हूँ डायरेक्शन को। तो यहाँ से ओ ए को मैं लिख लेता हूँ इसमें डी और एन वेक्टर। ये एन वेक्टर, एन कैप क्या दिखा रहा है हमें? एन कैप ये दिखा रहा है ना, ये कह रहा है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन को दिखाता है एन कैप। ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये लिख दिया। अब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर की बात करूँ तो आर का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? आर का पोजीशन वेक्टर क्या है? इस वाले का ओ से आर तक का जो है वो कितना दे रखा है? आर दे रखा है। तो ओ पी यानी ओ आर इजकल टू हो जाएगा यहाँ से आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ये हो गया। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया है, ये यहाँ से इसको ये मिला दिया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मैंने इसे मिलाया है इस प्लेन को। ठीक है। ये इधर को जा रहा है वेक्टर। तो इसमें मैं ट्राइंगल ला लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? ट्राइंगल। तो त्रिभुज नियम लगाता हूँ, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम से किस में लगा रहा हूँ मैं? त्रिभुज नियम लगा रहा हूँ। किस में? इस वाले त्रिभुज में, एन ओ एन आर में, ओ एन आर में। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या नाम दे रहा हूँ? चलो ए नाम दे रहा हूँ मैं इसे। क्या नाम दे रहा हूँ? ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए नाम मैंने ए दे दिया। तो यहाँ से त्रिभुज ओ ए आर में त्रिभुज नियम से, तो त्रिभुज नियम में क्या करते हैं? हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ से ओ ए प्लस में ए आर और
इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से ओ आर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू लगा, इसका ये मान लगा देते हैं, पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी एन और ए आर को ऐसे ही रखते हैं, ओ आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर में निकालता हूँ तो ए आर यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास में, यहाँ से ये उधर भेज देता हूँ। तो ए आर इजकल टू आर वैक्टर माइनस के डी एन कैप, इतना हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ना ये प्लेन पर है, ये जैसे ये प्लेन हो गया तो इस पर एक वेक्टर ये इस प्रकार से जा रहा है। अब ये वेक्टर इस प्रकार से जा रहा है तो समतल पर है, प्लेन पर है। और दूसरा वाला क्या है, ओ ए इस पर लंबवत है। ये एक तो ये ओ ए हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास में, ये वाला वेक्टर ना ए आर वो कैसा है, प्लेन पर है, और ये वाला वेक्टर इस पर लंबवत है इस प्रकार से। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, एक दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इस वाले वेक्टर को लंबवत की कंडीशन लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए आर डॉट ओ ए। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, जीरो के इक्वल हो। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ इसका वैल्यू, यहाँ से आर वेक्टर माइनस के डी एन कैप, और यहाँ से इसका ओ ए का वैल्यू कितना दे रखा है डी, कितना दे रखा है डी एन कैप इजकल टू में 0। तो अब मैं यहाँ से क्या कराता हूँ, यहाँ से डी तो क्या है, एक वेरिएबल मतलब एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगी, तो ये तो कभी 0 होगी नहीं, 0 नॉट इजकल टू, ठीक है ना, एन कैप 0 हो, तो इसको मैंने नॉट इजकल टू 0 लिख दिया बराबर के इधर भेज कर, ठीक है। और यहाँ से बचा अब हमारे पास में आर वेक्टर माइनस के डी एन कैप, यहाँ से बचा एन कैप के अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर एन कैप माइनस के डी एन कैप इंटू एन कैप इजकल टू 0। यहाँ से एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर एन कैप माइनस के डी, इसकी वैल्यू 1 लगा दी बराबर में 0। ये समीकरण आ गया हमारे पास। ये किसका समीकरण आ गया हमारे पास में, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सदिश समीकरण है, ये क्या है, सदिश समीकरण है, यह है सदिश समीकरण है। किसका समीकरण है, अभिलंब रूप में समतल का सदिश समीकरण है ये, ठीक है। अब कार्तीय समीकरण की बात कर लेता हूँ मैं, कार्तीय समीकरण की बात करता हूँ। तो कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण क्या हो जाएगा, इस कार्टेशियन फॉर्म का निकाल लेता हूँ मैं। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर क्या थोड़ा सा मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ मुझे पता होना चाहिए आर का पोजीशन वेक्टर। तो हम जानते हैं आर इजकल टू कितना होता है, अगर यहाँ पर इस आर के क्या हैं, जो आर है ना एक वेरिएबल पॉइंट है, तो यहाँ से इसके बिंदु मान ले लो एक्स वाई जेड, ये मान लिया मैंने आर के निर्देशांक। और जो एन है, एन को मैंने क्या माना, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी जे कैप। तो यहाँ से आर को लिख रहा हूँ एक्स आई कैप स्थिति सदिश रूप में लिख रहा हूँ, और वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। और यहाँ से जो एन है, एन वेक्टर का मान मुझे पता है कितना दे रखा है, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ये है। तो ये दोनों वैल्यू मैं किस में लगा देता हूँ, इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में लगा देता हूँ। तो अब समीकरण एक से तो समीकरण 1 में क्या है, आर की वैल्यू ये लगा देता हूँ एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और डॉट में क्या हो जाएगा, इसका मैं वेक्टर दे रखा है तो इससे एन कैप निकालता हूँ। तो किस प्रकार से निकालते हैं हम एन कैप, तो ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, यहाँ से इसका मॉडुलस से भाग कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या होते हैं, इसके अब नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, यानी दिक अनुपात होते हैं ये। तो ये दिक अनुपात मैंने ऊपर लिख भी रखे हैं, ये क्या है, दिक अनुपात लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, ए बी सी क्या है, दिक अनुपात हैं अभिलंब की।
तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये निकल के मेरे पास में एन कैप, तो एन कैप मैं यहाँ लिखता हूँ ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू में डी चल रहा है। इनका आप डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो कितना हो जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ए एक्स प्लस में इसका इससे करा देंगे तो बी बाई प्लस में सी जेड और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू में डी आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब मैं इसको प्रत्येक के बटे में अगर अलग अलग कर दूँ तो ये हो जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और इनटू में एक्स प्लस में इसी प्रकार से बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इंटू बाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और इसकल टू में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है मेरे पास में, ये होता है एल का मान, यानी ये क्या होता है दिक कोसाइन होता है, तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस में ये क्या होता है एन बाई प्लस में ये होता है एल एम, ये एम है, ठीक है, एल एम और ये एन और यहाँ पर साथ में क्या होगा जेड, क्या होगा जेड, एन जेड इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास में अभीष्ट समीकरण आ गया, ये कार्तीय रूप में समतल का अभिलंब के समतल का समीकरण आ गया, जहाँ क्या है, जहाँ एल एम एन एन अभिलंब की दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन दिक अनुपात, ये क्या है बेटा, दिक कोसाइंस है, दिक कोसाइंस कहते हैं इन्हें। ठीक है, या दिक अनुपात भी, दिक कोसाइंस भी कह सकते हैं या फिर। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा है लंब पाद के निर्देशांक, अभिलंब के पाद के निर्देशांक बिंदु निकालना है। ठीक है बेटा। तो जैसे इस पर ये मैंने बना लिया है, यहाँ से एक ये बनाया मैंने, क्या एक्सिस बना ली, ये एक्सिस हो गई। ठीक है, ये 3 एक्सिस बना ली मैंने। तो ये एक्सिस, एक एक्सिस ये हो गई और दूसरी एक्सिस ये हो गई, ये हो गई बाई, ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड, 3 एक्सिस हो गई। तो इसमें ये हो गया मूल बिंदु। अब यहाँ पर क्या है, कोई प्लेन है, यहाँ पर क्या है, कोई प्लेन है। तो प्लेन इस प्रकार से कोई प्लेन है ये, और यहाँ पर ये बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है ये प्लेन। ठीक है, अब इस प्लेन पर क्या है, कोई एक बिंदु जा रहा है, अभिलंब जा रहा है, यहाँ से मूल बिंदु से इस पर अभिलंब जा रहा है, ये यहाँ से एक अभिलंब जा रहा है, फिर ये इस प्रकार से निकल रहा है। ठीक है, तो ये अभिलंब है, इस अभिलंब के जो पाद बिंदु है, इस वाले बिंदु के हमें निर्देशांक चाहिए। इस पाद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अगर ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के पाद बिंदु के निर्देशांक मुझे लिखना है। तो इसके निर्देशांक लिखने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जो समतल है ना, इस समतल का मुझे समीकरण लिखना पड़ेगा, समीकरण लिखना पड़ेगा। अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम मान लें, अगर इसके डायरेक्शन कोसाइंस या दिक कोसाइंस हमारे एल एम एन हैं, और इस समतल की मूल बिंदु से दूरी ये डी है, इस समतल की मूल बिंदु से अगर दूरी क्या है, डी है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण होता है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, वो क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा है, यहाँ से हैगा, ठीक है, लंब पाद के निर्देशांक, अभिलंब के लंब पाद के निर्देशांक। तो लंब पाद के निर्देशांक हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ इसके निकाल रहे हैं हम। ठीक है बेटा, पाद बिंदु के। तो इसके क्या हो जाएंगे, एल डी इंटू कॉमा एन डी, एम डी कॉमा एन डी, ये इसके निर्देशांक होते हैं।
ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो इनको किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे मेरे पास में कोई समीकरण दे रखी है, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास में कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई पी बिंदु मान लिया मैंने, इसे क्या मान लिया मैंने, पी बिंदु मान लिया, ये बिंदु पी है। अगर इसके निर्देशांक क्या है मेरे पास में x1 y1 z1 है, अगर इसके निर्देशांक, तो इस पर मूल बिंदु से डाले गए, ठीक है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद के बिंदु ये हो गए, ये मूल बिंदु है, यहाँ से डाला गया इस पर लंब, तो इसके पाद बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो यहाँ से जो हो गया दिक् अनुपात निकाल लूँ मैं, अगर ओपी के दिक् अनुपात, तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, दिक् अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो ये इसके x1 y1 z1 ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे, ठीक है, ये इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे इस वाली लाइन के, ठीक है, x1 y1 z1 ये हो गया इसके दिक् अनुपात। तो अब जो समतल का समीकरण है, उसको मुझे अभिलंब रूप में लिखना होगा। किस रूप में लिखना होगा, अभिलंब रूप में। तो जैसे मैं मान लेता हूँ अगर मेरे पास में कोई समतल है, इस समतल का समीकरण क्या है, ax प्लस में by प्लस में cz इक्वल टू में d है, ये समतल का समीकरण है, इसका इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास में ये दे रखा है, तो इसे अभिलंब रूप में पहले तो लाएंगे। तो अभिलंब रूप में इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तो ये इसके क्या है, ये एलिमेंट तो है नहीं, ये क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं अभिलंब के, क्या है ये, जहाँ ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल के, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी दिक् अनुपात हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एलिमेंट, क्या चाहिए, एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इसके वर्ग ए का गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से दोनों ओर इसे डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये है तो देखिए इसको अभिलंब रूप में लिखेंगे। तो अभिलंब रूप में किस प्रकार से लिखते हैं हम, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बाई प्लस यहाँ से ये हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी अपॉन में भी इतना ही आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एल बन गया, ये क्या बन गया, एम बन गया, ये एन बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एन। तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस में एम बाई प्लस में एन जेड इक्वल टू में डी अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो इस वाले को, ये वाला जो समीकरण होता है ये किस में आ गया, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस में आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिक् अनुपात हमने ये कह दिया। तो अब इसकी बात करें, अब इसके हमें निकालना है, अब ये अभिलंब रूप में आ गया, अब सीधे हम गुणा करा देंगे इसकी और इसकी, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो लंब के पाद के निर्देशांक की अगर बात करूँ तो लंब के पाद के निर्देशांक, तो इनके निर्देशांक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा एल और ये डी, ठीक है। यहाँ से अभिलंब रूप में अब जो डी निकल के आया है ये आ जाएगा, ठीक है। यह सीधे यहाँ से ये वाला लगा सकते थे, इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता, और यहाँ से ये एल डी यानी कि डी किस प्रकार से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर एम डी का मान तो हमें यहाँ से डी की जगह ये आ ही रहा है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, कॉमा आएगा फिर एन डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ये इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन को किस रूप में होना चाहिए, अभिलंब रूप में होना चाहिए प्लेन, अभिलंब रूप में। फिर हम एल और डी की गुणा कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल अगर ले लेता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 16।
तो यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस के 3y प्लस के 4z और माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ पर ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। तो 2x माइनस के 3y प्लस के 4z इजकल टू में 6 हो जाएंगे। इसे अभिलंब रूप में लाएंगे, ये ABC हैं, यहाँ पर ABC ये हैं। अब हम इसे नॉर्मल रूप में लाएंगे, तो अभिलंब रूप में समीकरण लिखते हैं पहले, ठीक है। तो अभिलंब रूप में समीकरण लिखने पर तो अभिलंब रूप में किस प्रकार से, इससे इसके गुणांक से वर्ग से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोनों ओर। तो यहाँ पे इसका वर्ग कितना आएगा 4 प्लस में 9 प्लस में 4 चौक 16, ये हो गया √29 से भाग करने पर दोनों ओर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन में √29x प्लस में माइनस 3 अपॉन में √29 प्लस में 4 अपॉन में √29z इजकल टू में 6 अपॉन में √29, ये आ गया। अब इसके बेटा सीधे अब ये l बराबर मुझे क्या मिल गया, l बराबर 2 अपॉन में √29, m बराबर मुझे मिल गया माइनस के 3 अपॉन में √29 और n बराबर मुझे मिल गया 4 अपॉन में √29 और d बराबर मुझे मिल गया 6 अपॉन में √29। तो लंब पाद के निर्देशांक, तो लंब पाद के निर्देशांक की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से LD, L और D, LD, ठीक है। D बराबर तो यही LD, MD और ND, ये कितना आसान है निकालना, ठीक है। तो L का मान यहाँ से 2 अपॉन में √29, रूट से रूट की गुणा कराएंगे तो हट जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं हम L की और D की, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, अपॉन में 29 बचेंगे, ठीक है। फिर इसकी और इसकी गुणा करा देते हैं तो 6 तियाँ 18 हो जाएंगे, 6 तियाँ 18 और अंडर रूट से गुणा होगी तो कितना आएगा, 29 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराते हैं तो 6 चौक 24 आएंगे और अपॉन में रूट से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आंसर हम निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट को देख लेते हैं। कह रहा है एक दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर हमें कोई बिंदु दे रखा है, उससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए अगर हमारा कोई बिंदु जो है ना, बिंदु बेटा अगर हमारा कैसा है, तो कोई बिंदु दे रखा है हमारे पास में, मैं मान लेता हूँ, इसको बना लेता हूँ। जैसे ये मैंने निर्देशांक अक्ष बनाई, ठीक है, ये निर्देशांक एक्सिस बना ली, एक एक्सिस ये बना दी और एक एक्सिस ये बना लेती हूँ मैं, ठीक है। ये 3 एक्सिस बना ली, ये हो गया हमारे पास में y और ये हो गया हमारे पास में z और ये हो गया हमारे पास में x। अब यहाँ से होकर कोई प्लेन जा रहे हैं। अब प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ से होकर गुजरने वाले प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से कोई प्लेन जा रहे हैं, एक प्लेन मैंने मान लिया ये और एक प्लेन और मान लेता हूँ यहाँ पर। तो एक प्लेन मैंने मान लिया ये, ठीक है। तो एक प्लेन ये जा रहा है और इसी प्रकार से बहुत सारे अनंत प्लेन हो सकते हैं। ऐसे प्लेन कैसे कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने प्लेन बना के दिखा दिए। तो अब यहाँ से होकर कोई मूल बिंदु, इसमें से कोई यहाँ से कोई एक नॉर्मल जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, एक नॉर्मल जा रहा है, इस प्रकार से इससे होकर नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये इस पर पाद के निर्देशांक हैं, ये इस पर पाद है, ये इस पर पाद है। तो इससे होकर तो अनंत मतलब बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं इन बिंदुओं से होकर। तो हमें क्या निकालना है, अगर इस पर कोई बिंदु मान ली, कोई एक स्थित वेरिएबल क्या है यहाँ पर P है, तो इस पॉइंट से होकर, इस दिए गए पॉइंट से होकर जाने वाले समतल का हमें समीकरण लिखना है। तो ऐसा केवल एक ही प्लेन संभव है जो कि एक निश्चित फिक्स पॉइंट से होकर जाए, ठीक है। और वैसे तो क्या है, अनंत इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन जब एक कोई वेरिएबल दे दिया, अब ये कोई प्लेन है, अब ये कोई प्लेन मान लिया मैंने, ये कोई प्लेन है, ठीक है, ठीक बेटा, ये कोई प्लेन है। अब ये प्लेन कहाँ से होकर जा रहा है, एक दिए गए बिंदु से होकर जाए। ये बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर, ये कोई बिंदु है, अगर ये कोई बिंदु है तो इसी बिंदु से होकर प्लेन जाए, तो ऐसा तो केवल एक ही प्लेन संभव है, तो ऐसा एक ही प्लेन बन पाएगा। तो अब देखिए उसका समीकरण क्या होगा, दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण। तो
दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक बेटा, तो समतल का समीकरण निकाल लेते हैं, क्या होगा उसका निकालते हैं। इसके लिए एक ग्राफ मतलब एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक डायग्राम और। तो ये बना लिया मैंने एक डायग्राम, फिर से ये हो गया हमारे पास में दूसरा डायग्राम। ठीक है, अब ये अक्ष बना ली मैंने, ये अक्ष होगी एक्स अक्ष और ये होगी वाई अक्ष और ये होगी हमारी जेड अक्ष। अब ये कोई प्लेन है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कोई प्लेन रहा, ये प्लेन बना लिया मैंने, ये कोई प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन है। अब इस पर कोई बिंदु है, मान लेता हूँ इस पर नॉर्मल क्या है, कोई नॉर्मल ये जा रहा है, नॉर्मल इस प्लेन पर नॉर्मल क्या है, ये यहाँ से नॉर्मल है, 90 डिग्री कोण बनाता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल को एन से लिख देता हूँ, एन वेक्टर से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ से इस मूल बिंदु से ये 0, है ये, तो यहाँ से होकर कोई बिंदु जा रहा है यहाँ से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ इस पर कोई बिंदु क्या है हमारे पास में, इस पर कोई बिंदु को मानता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर ए बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई ए बिंदु मान लेता हूँ, ए बिंदु ये हो गया। ठीक है, और दूसरा बिंदु यहाँ पर क्या है, पी बिंदु है। क्या बिंदु है, पी एक वेरिएबल पॉइंट है, यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इसके निर्देशांक हैं। और ए यहाँ पर मैंने कोई बिंदु माना है, तो ये मूल बिंदु से इसको मिला देता हूँ और दूसरे वाले पॉइंट्स को भी मूल बिंदु से मिला देता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है। और यहाँ पर ए है, ए का इसका स्थिति सदिश ए से मान लिया और इसका पी का मैंने मान लिया आर से। इन दोनों को भी अगर मैं मिला दूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको मिलाया और यहाँ से इसको मिला दिया, ये इधर चला गया। अब इसमें मैं क्या लगा दूंगा, वेक्टर लॉ यानी त्रिभुज नियम लगा दूंगा। तो त्रिभुज नियम लगा देते हैं हम। तो त्रिभुज नियम क्या कहता है इसमें, तो लगाते हैं त्रिभुज नियम। तो ओ ए पी में त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम क्या कहता है, यानी दो वेक्टरों का जोड़ क्या होता है, तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। दो वेक्टरों का योग तीसरे वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक तो यहाँ से जा रहा है, फिर दूसरा यहाँ से जा रहा है, तो इस वाले वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए वैक्टर प्लस में ए पी वैक्टर और इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये ओ पी वैक्टर के। तो यहाँ से ओ ए का मान कितना है, ए है, और ए पी हमें पता नहीं है, ए पी वैक्टर, और ओ पी हमें पता है कितना है, ओ पी का स्थिति सदिश आर है। यहाँ से मुझे निकल जाएगी ए पी, यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए पी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं तो आर माइनस ए पी निकल गया, ये वाला निकल गया बाहर। ठीक है, तो अब क्या है, अब जो नॉर्मल है ना, ये अभिलंब जो है वो क्या है, इस वेक्टर पर क्या है, इस वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है, एक समतल में है। जैसे ये हम बात करें, अब ये जैसे देखिए बेटा, ये क्या है हमारे पास में, एक ये प्लेन है, ये हमने पेज को क्या मान लिया, इस पेज को प्लेन मान लिया, ये प्लेन है। अब प्लेन पर ये क्या है, एक वेक्टर है प्लेन पर। ठीक है, ये प्लेन पर एक वेक्टर हो गया, ये पेन माना है मैंने वेक्टर। अब दूसरा क्या है, अब ये वाला प्लेन पर ही ये क्या है, ये इस प्रकार से है, प्लेन पर ये क्या है, नॉर्मल है, वो इस प्रकार से है। ठीक है, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर अभिलंब है। तो अब देखिए इनके बीच में कितना 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर कंडीशन हो गई। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या हो जाती है कि हमारा यहाँ से हो जाएगा ए पी डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए पी का मान हमने भी निकाला है आर माइनस ए वैक्टर और डॉट में एन वैक्टर इक्वल टू में 0। तो ये मेरे पास में समीकरण आ गया, किसी दिए गए बिंदु से होकर, यानी बिंदु क्या दे रखा हमारे पास में ए, तो इस दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण हमारे पास में आता है आर माइनस ए वैक्टर और इंटू डॉट में एन वैक्टर इक्वल टू 0, ये होता है। तो ये सदिश समीकरण है। कैसा समीकरण है, ये सदिश समीकरण है,
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसका कार्तीय समीकरण निकाल लेते हैं। तो कार्टीसियन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एन को मान लेते हैं। यहाँ पर जो एन है ना, कार्टेशियन के लिए अब मैं मान लेता हूँ, यहाँ से एन जो है उसको मैं ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ये मान लिया मैंने एन वेक्टर को। तो जहाँ ए बी सी क्या हैं, वो इस अभिलंब के क्या हैं, इस अभिलंब के क्या हैं, दिक अनुपात हैं। दिक अनुपात हो गए ये, दिक अनुपात। ठीक है बेटा, इसके क्या हो गए, इस नॉर्मल के क्या हो गए, दिक अनुपात ए बी सी हो गए। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये ए है, ए यहाँ पर इस ए के स्थिति सदिश में मान लेता हूँ, क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से इसके जो ए के हो जाएंगे निर्देशांक, मतलब क्या हो जाएंगे वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एन इजकल टू मैंने लिखा है ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप। और यहाँ से ए का स्थिति सदिश आएगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स वन आई कैप प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इजकल टू मिल जाएगा मुझे एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में आर की वैल्यू यही रखनी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक चर होता है। ठीक है, चर वेरिएबल होता है, कोई पॉइंट होता है। तो अब इनके समीकरण एक से ही लिख लेता हूँ, समीकरण एक से। इसे मैंने एक नाम दे देता हूँ मैं, इसे समीकरण नाम दे दिया मैंने एक। तो समीकरण एक से, एक में इनकी वैल्यू रख देता हूँ, तो आर की वैल्यू ये रख देता हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू ये रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, फिर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर का मान कितना है, एक्स वन आई कैप, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और वाई वन प्लस में वाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एन के साथ में। एन हमारे पास में कितना आ चुका है, यहाँ से एन हमारे पास में आ चुका है ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप इजकल टू 0। यहाँ से इसमें से क्या करेंगे, आई वाला कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, तो एक्स माइनस के एक्स वन आई कैप हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप हो जाएगा, प्लस में जेड माइनस के जेड वन के कैप हो जाएगा, डॉट ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप इजकल टू में 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ देंगे, आई का आई वाले के साथ में, और जे का जे वाले के साथ में, और के का के वाले के साथ में। तो ये जाएगा ए एक्स माइनस के एक्स वन प्लस में बी वाई माइनस के वाई वन प्लस में सी जेड माइनस जेड वन इजकल टू 0। ये क्या आ गया, इसका कार्तीय समीकरण आ गया बेटा। ठीक है बेटा, तो ये इसका कार्तीय समीकरण आ गया। अब ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर क्या है, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, तीन असंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो इसका समीकरण निकालेंगे बेटा। ठीक है, तो तीन असंरेख बिंदु को हम मानेंगे किस प्रकार से, तो यहाँ से हम किस प्रकार से मानेंगे, तो इनको मैं बना लेता हूँ पहले तो एक प्लेन पर। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया। ठीक है, ये अक्षें मान ली मैंने, ये अक्षें हो गई, तीन अक्षें होती हैं। तो ये होगी बाई अक्ष, ये होगी एक्स अक्ष, और ये होगी जेड एक्सिस। तो अब मुझे क्या करना है, इसका समीकरण लिखना है। तो तीन असंरेख बिंदु मान लेता हूँ मैं, क्या है वो तीन असंरेख बिंदु। अच्छा बेटा, तीन असंरेख बिंदु मैं यहाँ पर मान लेता हूँ ए बी सी, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं। पहले एक प्लेन बना लेता हूँ मैं, इस पर क्या बना लेता हूँ, एक बनाता हूँ मैं प्लेन। तो इस पर एक प्लेन बना लिया मैंने ये। ठीक है, तो यहाँ एक प्लेन बनाता हूँ मैं, तो वो क्या बन रहा है, प्लेन बन गया ये। ठीक है,
ये प्लेन बन गया कोई, ये प्लेन बना लिया मैंने। अब इस पर क्या है, कोई 3 असंरेख बिंदु हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा में, असंरेख का मतलब अलग अलग। एक तो ये बिंदु हो गया, एक बिंदु मैंने ये मान लिया और एक बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तीनों अलग अलग दिशाओं में, मतलब अलग अलग हैं, एक ही एक ही रेखा में नहीं है, तो असंरेख हो गए। तो इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने क्या, आर एस टी। ये 3 बिंदु हो गए। अब इसको ओरिजिन से मिलाओ, इसको ओरिजिन से तीनों को मिला लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में, ये तीनों को हमने मिला दिया, ठीक है। इन तीनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, ये ए, इसका नाम दे रहे हैं हम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। इनके स्थिति पोजीशन वेक्टर आ गए। तो अब हम इसको मिला देते हैं, किसको मिला देते हैं, यहाँ से हम मिलाते हैं ए को, ठीक है। आर को, ये आर को एस से अगर मिला दें हम इस प्रकार से, आर को हमने एस से मिला दिया, फिर आर को हम किससे मिला देते हैं, टी से भी मिला देते हैं। आर को हम किससे मिला देते हैं, टी से। अब इस पर एक नॉर्मल खींच लेते हैं, इस पर एक नॉर्मल खींचते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लिया ये हमने, ये क्या हो गया, नॉर्मल वेक्टर। वो क्या है, इस पर लंबवत है। कैसा है ये, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक वेक्टर को हम इधर मान लेते हैं, एक वेक्टर हम यहाँ पर मान लिया हमने, तो इसको इससे मिला दिया। तो इसका नाम दे दिया हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। क्या नाम दे दिया इसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका आर। तो अब क्या होगा, इन दोनों का देखिए ये एक ही समतल में है, एक ही समतल में ये बिंदु हैं। तो जैसे हम कहें, एक तो हमारे पास में ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये जा रहे हैं, ये 2 वेक्टर जा रहे हैं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से अब अभिलंब क्या है, इन दोनों पर ही लंबवत है। इस पर भी देखो अभिलंबत है, इस वाले वेक्टर पर भी अभिलंबत है ये, ठीक है, और इस वाले पे भी अभिलंबित है, दोनों पे अभिलंबित है। तो क्या होगा कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल को मैं एन से लिख देता हूँ और एन के निर्देशांक लिख देता हूँ, ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ये लिख दिया एन के निर्देशांक को। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ से जो आर हैं, आर एस टी के स्थिति सदिश क्या दे रखे हैं, स्थिति सदिश मेरे पास में दिए हैं। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, संरेख बिंदु हैं, लिख देता हूँ 3 बिंदु, 3 बिंदु ये दे रखे हैं और इसके स्थिति सदिश ए बी तथा सी हैं, ये है इनके स्थिति सदिश। तो अब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आर एस क्रॉस और आर एस, ये एस है और ये टी है, आर टी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकलता है, अब इसको मैं आर एस कैसे निकलता है ये हम जानते हैं। तो पोजीशन ऑफ आर एस माइनस पोजीशन ऑफ ओ एस माइनस ओ आर। तो ओ एस कितनी हो जाएगी, ओ से एस की दूरी कितनी है बी, और ओ से ए की दूरी, आर की दूरी कितनी है, ये है ए, ये निकल गया। इसी प्रकार से मैं आर टी निकाल लेता हूँ, आर टी। तो आर टी वैक्टर कैसे निकलता है, ओ टी वैक्टर माइनस के ओ आर वैक्टर। तो यहाँ से क्या, ओ टी का मान कितना है, ओ से टी, सी है इसका मान, और इसका मान कितना है, इसका मान है ए। तो इन दोनों का क्रॉस निकलेंगे, आर एस क्रॉस आर टी। तो यहाँ से निकलेगा क्या, बी माइनस ए और क्रॉस सी माइनस ए वैक्टर, ये निकल जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से अब इस वाले के लिए मैं लगा देता हूँ, इस वाले में ट्राइंगल ला, क्या लगा देता हूँ, इसमें ट्राइंगल ला लगाता हूँ। तो इसके लिए मैंने इसका पोजीशन वेक्टर ये मान रखा है, तो इसे मैं पी नाम दे देता हूँ, कोई बिंदु यहाँ पर पी नाम दे दिया, ठीक है। तो मैं ओ पी आर में त्रिभुज नियम लगाने पर, ठीक है, त्रिभुज नियम से, तो त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ठीक है, और ये वेक्टर इधर को आ रहा है। तो यहाँ से जा कौन कौन से वेक्टर हैं, एक तो ये वेक्टर जा रहा है इधर को, ये जा रहा है इधर को। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए ओ आर प्लस में ओ आर प्लस में आर पी
किसके बराबर हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OP के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, OP। तो यहाँ से OR का मान कितना है, O से R A है, और प्लस में RP हमें निकालना है। तो यहाँ से इसका मान कितना है, R। तो यहाँ से RP निकाल लेता हूँ, RP वेक्टर का मान R माइनस के A वेक्टर। अब ये भी निकल गया। तो अब क्या करना है हमें, ये तो हमने निकाल दिया। तो अब देखिए ये वाले वेक्टर RP वेक्टर और ये वाला वेक्टर N पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, कैसे हैं, एक दूसरे पर लंबवत है ना। तो ये बेटा क्या है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, ठीक है बेटा। जैसे मैं बात करता हूँ ये अभिलंब, जैसे ये वाले प्लेन पर ये प्लेन है, ये प्लेन पर इस प्रकार से है, और जो अभिलंब है ऊपर को इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर RP तथा RP वेक्टर तथा ये क्या है हमारे पास में, RS क्रॉस RT वेक्टर लंबवत हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इनका क्रॉस प्रोडक्ट RP क्रॉस डॉट, और यहाँ से हो जाएगा RS क्रॉस RT, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये लगाएंगे बेटा, इसलिए यहाँ से ये लगाएंगे, इसका मान कितना है, R माइनस के A, और डॉट इनका आया है B माइनस A क्रॉस C माइनस A वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। मतलब ये क्या आ गया, इसका हमारा फॉर्मूला आ गया। ये किस फॉर्म में आया है, ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला आया है सदिश फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है, सदिश फॉर्म में आया है। अगर कार्तीय फॉर्म में कहें, किस में कहें हम, कार्तीय रूप में कहें, तो कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, कार्तीय रूप में, तो कार्तीय रूप के लिए निकाल लेते हैं। तो कार्तीय रूप के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो कार्तीय रूप के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, पहले वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ABC के निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ पर जो R हैं, तो R के लिखता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर R इजकल टू कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ए का यहाँ पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए बिंदु का, तो ए का हो जाएगा x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप। इसी प्रकार से बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 कैप आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप। इसी प्रकार से सी का कितना हो जाएगा, x3 आई कैप और प्लस में y3 जे कैप प्लस में z3 के कैप। ये बिंदु आ गए। अब इसमें समीकरण इसे एक नाम दे दिया, तो समीकरण 1 से लिख देते हैं। अब समीकरण 1 से यहाँ पर लगा देते हैं बेटा बी क्रॉस सी। तो बी माइनस सी निकालने, पहले क्या निकालने, बी माइनस ए निकालने। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, देखिए बी में से इसको हटाएंगे तो एक्स में से एक्स वाला घटेगा, तो x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ सी माइनस ए। तो सी माइनस ए निकालूंगा, तो यहाँ से सी में से ए को घटाऊंगा, तो ये हो जाएगा x3 माइनस के x1 आई कैप प्लस में y3 माइनस y1 और जे कैप प्लस में z3 माइनस z1 के कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने के पश्चात इनका कितना आ जाएगा, तो क्रॉस निकालते हैं हम इसका, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस। तो क्रॉस निकालने पे बेटा क्या आएगा, इनको दोनों को मिलाकर एक सदिश आएगा, और एक सदिश आएगा तो इसका मतलब क्रॉस किस प्रकार से निकलता है हम जानते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो डॉट किसके साथ निकालना है, इसके साथ में डॉट निकालना है r माइनस ए के साथ में। तो r माइनस ए निकालेंगे यहाँ पर, वो भी निकाल ही लेते हैं चलो। r माइनस ए जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 आ जाएगा, x माइनस x1, ठीक है। और ये हो जाएगा आई कैप प्लस में y माइनस y1 जे कैप प्लस में z माइनस z1 के कैप, ये आ गया। अब इन तीनों का मैं क्या करता हूँ,
इसके साथ में तो मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना था, इसके साथ में मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना था और इन दोनों का क्रॉस निकालना था। तो किस प्रकार से हम इसको लिखते हैं इन दोनों का क्रॉस? तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं x माइनस x1 और y माइनस y1 z माइनस z1 इजकल टू 0। यहाँ पर यहाँ से इसका कोफिशिएंट आ जाएगा x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1 z3 माइनस z1। ये इसका कार्तीय रूप में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इसका कार्तीय रूप में इसका समीकरण आ गया। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? ठीक है बेटा, कार्तीय रूप में ये दे रखा है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट क्या है हमसे? समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। तो समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होता है? देखिए बेटा, अंतःखंड रूप समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप से मतलब है इनका बेटा इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है ना। तो अंतःखंड रूप क्या होता है? कोई समतल का समीकरण हम तो जानते हैं। किसी समतल का समीकरण क्या होता है? तो समतल का समीकरण ये होता है प्लेन यानी समतल। समतल का जो समीकरण है वो लिख रहा हूँ मैं ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इजकल टू 0, जहाँ d नॉट इजकल टू 0 है। ठीक है, d 0 नहीं है, ये मूल बिंदु से दूरी होती है d। तो ये हमारे पास में एक समीकरण है। तो ये प्लेन क्या कर रहा है? तीनों अक्षों से अगर पास कर रहा है, ये प्लेन क्या कर रहा है? तीनों अक्षों से इस प्रकार से पास कर रहा है। तो ये हमारे पास में y अक्ष है, ये हमारे पास में x अक्ष है और ये हमारे पास में क्या है? z अक्ष है। तो ये प्लेन कहाँ से? तीनों पॉइंट से गुजर रहा है। तो इस प्रकार से ये गुजर रहा है। देखो, अब यहाँ पर इसके निर्देशांक की अगर बात करूँ तो a, 0, 0 होंगे। इसकी बात करूँ तो 0, b, 0 होंगे। और इस वाले की बात करूँ तो 0, 0, c होंगे। ठीक है, ये यहाँ से कितना इंटरसेप्ट काट रहा है? यहाँ से a इंटरसेप्ट काट रहा है और यहाँ से b इंटरसेप्ट काट रहा है और इस पर c इंटरसेप्ट काट रहा है। ठीक है, अंतःखंड काट रहा है। तो अब ये बिंदु क्या हो रहा है? अब ये समतल क्या है? इन तीनों बिंदु से होकर पास कर रहा है, तीनों बिंदु से गुजर रहा है। तो हम संतुष्ट करा देंगे। तो समीकरण एक है, समीकरण एक बिंदु क्या है? a, 0, 0, 0, b, 0 तथा 0, 0, c से होकर जाता है। इसलिए यह बिंदु इसे संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करा देते हैं तो कितना हो जाएगा? संतुष्ट कराने का मतलब वैल्यू पुट करना। एक एक करके वैल्यू पुट करा देते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा a और x के स्थान पर कितना रख देंगे? एक एक करके पुट कराते हैं। तो ये देखो x इसमें ये हो गया, y ये हो गया, z ये हो गया, इसमें पुट कराते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में d इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? अगर मैं यहाँ से निकालूँ a का मान तो ये निकलेगा माइनस का d अपॉन में a। इसी प्रकार से अब लिख दे रहे हैं इस प्रकार से b निकलेगा तो वो माइनस का d अपॉन में b निकलेगा और c निकालूँ मैं तो माइनस का d अपॉन में c निकलेगा। ठीक है, ये निकल गया। अब ये हमें समीकरण एक में पुट कर देते हैं। तो a, b तथा c के मान समीकरण एक में रखने पर
एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना रखेंगे, ये रखेंगे तो माइनस का डी अपॉन में ए एक्स, ठीक है, प्लस में बी का मान कितना रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे तो माइनस का डी अपॉन में बी बाई, फिर माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस का डी अपॉन में कितना रख रहे हैं हम, सी, ये रख लिया हमने, ठीक है, इक्वल टू प्लस में क्या है, प्लस में है डी, प्लस में डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सब में से डी को ले ले रहे हैं कॉमन, और माइनस का डी कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स अपॉन में ए, और प्लस में यहाँ माइनस का बाहर आ गया तो प्लस में बाई अपॉन में बी, प्लस में यहाँ से हमने डी को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, जेड, तो जेड बचेगा जेड अपॉन में सी, और प्लस का यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, माइनस का डी, तो यहाँ माइनस का बचेगा माइनस का वन बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये डी बराबर में इधर जाएगा 0 के, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, एक्स अपॉन में ए, प्लस में बाई अपॉन में बी, प्लस में जेड अपॉन में सी, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स अपॉन में ए, प्लस में बाई अपॉन में बी, प्लस में जेड अपॉन में सी इक्वल टू 1। ये हमारे पास में समीकरण आ गया। ये अंतःखंड रूप है जहाँ ए एक्स अक्ष से अंतःखंड काटा है, बी वाई अक्ष से और सी जेड अक्ष से। तो ये अंतःखंड रूप आ गया बेटा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास में, दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है बेटा। तो दो प्रतिच्छेदन बिंदु दे रखे हैं अगर हमारे पास में, दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ से दो दिए समतलों, दो दिए गए समतलों दे रखे हैं, ठीक है, समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, ठीक है। तो वो समतल का क्या समीकरण होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये निकालेंगे, दो समतल दे रखे हैं अगर हमारे पास में, तो उससे होकर जाने वाले, अगर मान लेता हूँ मैं दो समतलों के समीकरण क्या है हमारे पास में, जैसे एक तो समतल हमारे पास में ये एक समतल है, ठीक है, दूसरा समतल हमारा ये हैगा, ठीक है। तो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु तो ये हो गए, ये इसके प्रतिच्छेदन बिंदु हैं ये। अब इन बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन का हमें समीकरण लिखना है, अगर क्या लिखना है, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का समीकरण लिखना है, तो वो क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो देखिए मान लेता हूँ इस प्लेन का समीकरण क्या है हमारे पास में और इस प्लेन का कितना है। तो मान ले रहा हूँ पहले ये प्लेन है, उसका समीकरण क्या है हमारे पास में, सदिश समीकरण टी वेक्टर इंटू एन वेक्टर इक्वल टू डी1, और दूसरे प्लेन का कितना है हमारे पास में समीकरण टी वेक्टर इंटू एन टू इक्वल टू डी2, इस सदिश फॉर्म में। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इनका दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से समीकरण, समतल का समीकरण। तो प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर, प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो समतल का समीकरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टी और n1 प्लस में लैम्डा टी वेक्टर और n2 और इक्वल टू में d1 प्लस में लैम्डा d2। यहाँ से टी को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बचेगा n1 प्लस में लैम्डा n2 ये बचेगा, ठीक है बेटा। और इधर क्या हो जाएगा d1 प्लस में लैम्डा d2, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रतिच्छेदन समतल का समीकरण आ गया। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, अगर कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्तीय रूप होता है
तो कार्तीय रूप के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, n1 का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा a1 i कैप प्लस में b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, और यहाँ से n2 का मान रखना पड़ेगा, n2 वेक्टर का मान a2 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में c2 k कैप। फिर यहाँ से r वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ से मैं समीकरण में रख देता हूँ इनकी वैल्यू। तो समीकरण 1 ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, समीकरण 1 तो लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है हमारे पास में, यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 में जब लिखेंगे तो हो जाएगा x a1 प्लस में लैम्डा a2, इसी प्रकार से बाई b1 प्लस में लैम्डा b2 प्लस में z c1 प्लस लैम्डा c2, और इक्वल टू कितना हो जाएगा d1 प्लस में लैम्डा d2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम लिख सकते हैं a1 को a1 के साथ में, b1 को b1 के साथ में, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस में a1 x प्लस में b1 y प्लस में c1 z, एक साथ लिख लिए। अब लैम्डा लैम्डा वाले एक साथ लिख रहे हैं, लैम्डा को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ हो जाएगा a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 z इक्वल टू में d1 प्लस में लैम्डा d2। और यहाँ से चाहे तो हम इसको भी इधर ला सकते हैं, इसको भी इधर ला सकते हैं, बराबर में 0 बना सकते हैं, या यहीं रहने दें, ठीक है, यहाँ रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इधर ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ठीक बेटा। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, दो रेखाओं का सहतलीय होना, कंप्लीमेंट्री ऑफ टू लाइन्स। तो दो रेखाएं सहतलीय कब होती हैं, सहतलीय मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर कब होती हैं, एक रेखा में कब होंगी, जब क्या हो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। अगर कोई दो रेखाएं हैं हमारे पास में, टू लाइन्स हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर है दो रेखाओं का सहतलीय होना, ठीक है। दो रेखाएं सहतलीय कब होंगी ये निकालना है मुझे। तो मान लेता हूँ मैं, माना मेरे पास में दो रेखाएं हैं, एक तो r इक्वल टू a1 प्लस में लैम्डा b1 है, एक रेखा ये होगी, और दूसरी रेखा मेरे पास में क्या है, r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर, ये दो रेखा होगी। तो अब ये दोनों रेखाओं के जो बिंदु हैं हमें a1 और a2 ये निकालेंगे पहले तो ये रेखा हमारे पास में हो गई ए और बी। तो यहाँ से ए का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु हैं। तो ए का स्थिति से बिंदु ए यहाँ से कितना हो रहा है, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है, यहाँ पर स्थिति सदिश यहाँ हमें दिया है, वो दिया है a1 वेक्टर। इसी प्रकार से b1 का कितना देखा है, और यहाँ से जो सदिश है, यहाँ से सदिश किसके समांतर है, यहाँ से जो समांतर है ना, b1 के समांतर है। तो बिंदु हमारे पास बिंदु ए का स्थिति से दिया गया, इससे होकर जाती है और इसके समांतर है। तो समांतर सदिश क्या है, समांतर सदिश। तो समांतर सदिश हमारे पास में b1 वेक्टर है। इसी प्रकार से मैं बिंदु बी की बात कर लूँ, बी का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a2, और ये किसके समांतर है, समांतर सदिश है किसके, ये आएगा b2 के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकाल लेना है। अब ये AB क्या होगा, AB जो रेखा है, तो AB का स्थिति सदिश अगर मैं निकालूँ AB का, तो कैसे प्रकार से निकालता हूँ, OB माइनस OA। तो यहाँ से OB का मान कितना है A2, और B1 का मान कितना है A1, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं B1 B2 की बात करूँ, B1 B2, तो ये एक तलीय कब होंगे, ये AB रेखा आ गई हमारे पास में, ये और ये जो समांतर सदिश हैं ये दोनों
एक तलीय कब होंगे, ठीक है, सहतलीय कब होंगे, तो इनके लिए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो हो। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी तथा B1 क्रॉस B2 सहतलीय होंगे, ठीक है, B1 B2 सहतलीय होंगे यदि क्या हो, इनका कंडीशन क्या हो, A2 माइनस A1 वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 हो, इनके बराबर हो और इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारे पास में आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया समतलीय होने का प्रतिबंध। A2 माइनस A1 वेक्टर हो और डॉट प्रोडक्ट इससे B1 क्रॉस B2 के हो, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में बात करें अगर कार्तीय रूप में, तो कार्टेशियन रूप में क्या होगा इसका कंडीशंस, कार्तीय रूप में इसका कंडीशंस होगा x2 माइनस x1 A1 A2 y2 माइनस y1 B1 B2 z2 माइनस z1 C1 C2, ये फॉर्म हो जाएगी इक्वल टू 0। कार्तीय रूप में ये दो रेखाएं समतलीय कब होंगी, सहतलीय क्या होंगी, जब इनका डिटरमिनेंट का मान कितना है, 0 आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आया हमारा, दो समतलों के बीच का एंगल निकालना। तो दो समतलों के बीच का एंगल किस प्रकार से निकलता है, दो समतलों के बीच का एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण की अगर बात कर लें हम, दो समतल हैं, ठीक है बेटा, अगर उनके बीच का कोण थीटा है, दो समतल हैं, यहाँ पर एक समतल हमारे पास में ये है, क्या है, यहाँ से एक समतल हमारे पास में ये है, ठीक है, तो एक समतल हमने ये बना लिया। दूसरा समतल हमारे पास में क्या है, दूसरा प्लेन्स हमारे पास में ये जा रहा है, ठीक है। तो अब इनके बीच का कोण जो बात करें हम, इनके बीच का जो कोण है वो कोण कितना है, ये थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, भी है पूरा 180 अंश होता है, तो 180 अंश माइनस थीटा। तो इन दो प्लेनों के बीच का कोण तो ये वाला है, तो ये कोण निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समीकरण मान ली, तो समतल माना, समतल क्या है माना, समतल, यहाँ पर समतल मान लिया मैंने R डॉट N1 इजकल टू D1। तो ये एक तो समतल ये हो गया, दूसरा समतल R डॉट N2 इजकल टू D2। तो ये समतल दो हो गया। इन दोनों के बीच का अगर मुझे कोण निकालना है, कोण थीटा क्या है, तो समतल 1 व 2 के बीच कोण थीटा हो, तब क्या होगा, cos थीटा इजकल टू होगा यहाँ से N1 डॉट N2 वेक्टर अपॉन में N1 का मॉड और इंटू N2 का मॉड, ये रहेगा फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमसे निकलवाए, कार्तीय रूप में निकलवाए हमसे, ठीक है, कार्तीय रूप में अगर बात करें, तो कार्तीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो कार्तीय रूप में हमारे पास में दो समतल अगर मान लिया हमने ax प्लस b1 y प्लस में c1 z प्लस में d1 इजकल टू 0 हो, तो एक तो प्लेन ये हो गया। दूसरा प्लेन हमारे पास में क्या हो, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 z प्लस में d2 इजकल टू 0 हो, तो ये दो प्लेन हो गए। अब इन दोनों प्लेनों के बीच का कोण क्या हो, थीटा हो, ठीक है। तो समतल 1 व 2 के बीच का कोण थीटा हो, तब क्या होगा, इनके बीच का कोण cos थीटा इजकल टू, तो इनके दोनों के बीच का जो कोण होगा वो होगा cos थीटा इजकल टू A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 और अपॉन में
अंडर रूड A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर डॉट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला रहेगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमसे ये। अब एक लास्ट फार्मूला बचा है बेटा दूरी निकालने का। दूरी निकालने का एक फार्मूला बचा है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। तो यहाँ पे कह रहा है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी ज्ञात करना है हमें। कोई बिंदु दे रखा होगा, समतल से उसकी दूरी निकालना है। तो समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। तो दूरी निकालेंगे बेटा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन से। तो जैसे यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये मैंने अक्षय बना ली। क्या बना ली मैंने? अक्षय। ये वाई अक्ष हो गई, ये जेड अक्ष हो गई, और ये एक्स अक्ष हो गई, ये ओ हो गया। तो यहाँ से कोई प्लेन है, अगर कोई प्लेन है हमारे पास में, दो समतल हैं, तो उनके बीच की दूरी किस प्रकार से हम निकालेंगे। हमारे पास में अगर कोई समतल दे रखे हैं, तो समतल के समीकरण मान ले रहे हैं हम। तो यहाँ से एक समतल बना लेते हैं हम, ये हम एक तो हमने समतल ये बना लिया, एक प्लेन तो ये हो गया हमारा। दूसरा प्लेन अगर और बना लें, इसको और बढ़ा लेते हैं थोड़ा, तो दूसरा प्लेन ये हो गया हमारे पास में। ठीक, ये दो प्लेन हो गए, ये प्लेन फर्स्ट हो गया, ये प्लेन सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इनकी बीच की दूरी निकालनी है। ये यहाँ से मान लेता है बिंदु से, इस बिंदु से इस प्लेन पर ये कोई पॉइंट है, इससे इसकी दूरी निकालने हैं। तो वो दूरी का फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, ये निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से d कितनी है, d इसके बीच की दूरी है, d यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा बेटा हमारे पास में, ये रहेगा तो यहाँ से बेटा अगर मैं इससे इस वाले समतल पर क्या डाल लेता हूँ, अभिलंब डाल लेता हूँ, ये अभिलंब डालता हूँ, तो क्या होगा नॉर्मल। तो इनके बीच की जो लांबिक दूरी होगी ना बेटा, तो वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसको d से कह दूँ, मैं इसको इस वाली दूरी को किससे कह दूँ, इस वाली दूरी को d मान लेता हूँ। तो जो दूरी होगी हमारी समतल से, वो फार्मूला क्या होगा, लांबिक दूरी। तो लांबिक दूरी का फार्मूला है ए वेक्टर नॉर्मल वेक्टर माइनस डी, और अपॉन में एन वेक्टर, ये फार्मूला रहेगा। एन का भी क्या आएगा, मॉड, इसका भी क्या जाएगा, मॉड। तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मूल बिंदु से कहें समतल की दूरी, क्योंकि ये समतल किस रूप का है, ये समतल जो है ना वो r डॉट एन वेक्टर इजकल टू डी रूप का है, इस रूप का समतल है। ठीक है, तो उसकी ये दूरी निकालते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी कहें, मूल बिंदु से दूरी किसकी कहें, कोई समतल दे रखा है, ये इस टाइप का कोई समतल है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी होगी, वो क्या होगी, डी का मॉड और अपॉन में एन वेक्टर का मॉड। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये थे फार्मूले। अब क्या होगा, अब दो रेखाओं के बीच का कोण, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, तो इसको भी देख ही लेते हैं बेटा। एक रेखा तथा एक समतल के बीच का कोण, इसको और देख लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। ठीक बेटा, तो एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण की बात करें, तो एक कोई हमारे पास में ये समतल दे रखा है, ये हमने कोई समतल बना लिया, ठीक है। अब इस पर क्या है, कोई एक रेखा है, इस प्रकार से रेखा जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से कोई रेखा इस पर जा रही है, इस प्रकार से। ठीक है, ये कोई रेखा है
और ये इस पर अभिलंब डाल दिया हमने। क्या डाल दिया इस पर? ये डाल दिया इस पर नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, एन से दिखा दिया। और ये रेखा हो गई हमारे पास में, ये क्या है? रेखा। अगर रेखा इसके साथ में अगर थीटा कोण बनाती है, इसके प्लेन के साथ में, अगर इस वाले नॉर्मल के साथ में ये थीटा कोण बनाती है, तो ये कोण रह जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला हमारी रेखा प्लेन के साथ में कितना कोण बनाएगी? जैसे ये बात करें हम बेटा, ये क्या है? ये एक प्लेन है, इस प्लेन के साथ में ये रेखा होगी। ये रेखा का जो कोण बना रही है प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा, और ये अभिलंब के साथ में थीटा कोण बना रही है। इस प्रकार से हमने बनाया। अब ये कोई रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो वो अभिलंब के साथ में कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। ठीक है बेटा, यहाँ से ये कोई कितना कोण बना रही है? थीटा। तो आइए जान लेते हैं इसको भी। तो क्या होगा? यदि अभिलंब के बीच का कोण थीटा हो तब फार्मूला क्या बताया था हमने? कॉस थीटा इजकल टू, यहाँ से हो जाएगा बेटा बी डॉट एन वेक्टर और अपॉन में बी का मॉड एन का मॉड, ये आ जाएगा फार्मूला निकल करके। तो अब इस प्रकार से हम समतल के बीच का कोण अगर हम मान लें, समतल के बीच का कोण है, मैं इसको फाई से मान लूँ। किससे मान लूँ? फाई से। तो फाई से मान रहा हूँ, तो यहाँ से लगा दे रहा हूँ मैं इसका फार्मूला इसमें। ठीक है, तो समतल, रेखा और समतल के बीच को मैंने फाई से माना है, तो रेखा व समतल के बीच का कोण मैं मान ले रहा हूँ फाई है, फाई जो कि 90 माइनस थीटा है। ठीक है, फाई हो तब क्या हो जाएगा? ये साइन कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ही क्या होता है? ये कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ से जो कॉस थीटा है उसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, कॉस थीटा को। तो अब ये साइन, ये कोण होगा इनके बीच का, यहाँ पर मैं 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दूँ? फाई। तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ से हो जाएगा साइन फाई इजकल टू मॉड बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी का मॉड और एन का मॉड, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था वो हमने सारा कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।